ठीक है, तो आते हैं अपने लेक्चर रेगुलेशन नंबर 78 जो कि वाइंडिंग में है आपका यूज होता है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 78 का इसमें आपका क्या बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन एंड द अदर देयर ड्यूटीज। वाइंडिंग इंजन मैन को अपॉइंट करना है और उनकी ड्यूटीज क्या क्या आपकी होने जा रही हैं। वाइंडिंग इंजन मैन, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को वाइंडिंग इंजन मैन के रूप में अपॉइंट नहीं करना है जब तक कि उसके पास क्या ना हो, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ना हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन की बात करें, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन 75 एचपी या उससे अधिक का स्टीम या फिर कंप्रेस्ड एयर वाला वाइंडिंग इंजन है, जिसमें कि सिलेंडर्स कितने डाया के हैं, 30 सेंटीमीटर से अधिक डाया के सिलेंडर्स है, तो उस केस में आपका क्या बोलता है कि अगर वाइंडिंग इंजन मैन को आप अपॉइंट करते हो तो उसके पास फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें कि अगर कोई दूसरा केस है, ठीक है, मतलब कि 75 एचपी से कम आपका, कम पावर का आपका क्या है, वाइंडिंग इंजन है। ठीक है, एंड आपका अगर स्टीम वाला वाइंडिंग इंजन है तो 30 सेंटीमीटर से कम डाया वाला सिलेंडर्स है उसके, तो उस केस में आपका बोलता है कि सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाला भी जो है तो काम कर सकता है। ये एमएमआर के केस में, एमएमआर के केस में ये आपका फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है। बट सीएमआर में क्या किया गया है, अब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जगह सिर्फ और सिर्फ इंजन वाइंडिंग इंजन मैन ड्राइवर सर्टिफिकेट जो है तो दिया जाता है। ठीक है, अब ये रेगुलेशन कहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, जहां पर 33 एचपी, ठीक है, अप्लाई टू द ड्राइवर्स ऑफ एन वाइंडिंग इंजन अप टू 33 एचपी। ठीक है, आपका 33 एचपी से अधिक का वाइंडिंग इंजन नहीं है अगर इलेक्ट्रिक वाला है तो, और अगर स्टीम या फिर कंप्रेस्ड एयर वाला वाइंडिंग इंजन है तो उसके सिलेंडर्स का डाया 18 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, एंड जिसका इस्तेमाल किस लिए नहीं किया जा रहा है, वर्कर्स को रेज और लोअर करने के लिए नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मटेरियल को रेज और लोअर करने के लिए किया जा रहा है, तो उस केस में आपका बोलता है कि ये रेगुलेशन वहां पर अप्लाई नहीं होता है। उस केस में बिना इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाले को भी जो है तो आप अपॉइंट कर सकते हैं एज एन वाइंडिंग इंजन मैन। ठीक है, अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो इसमें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन दे सकता है। ठीक है, अब अगला बोलता है कि वाइंडिंग इंजन मैन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति वाइंडिंग इंजन को ऑपरेट नहीं करेगा। हाँ, कोई इमरजेंसी के केस में तो देखिए कॉम्पिटेंट पर्सन को ऑपरेट करने का परमिशन है, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति वाइंडिंग इंजन को ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, वाइंडिंग इंजन मैन जो भी आपका ड्यूटी में होगा उसका नाम आपको वाइंडिंग इंजन रूम में लगाकर रखना है कि ये वाइंडिंग इंजन मैन ड्यूटी में है और इतने समय तक ये ड्यूटी में रहेगा। रीजनल इंस्पेक्टर को अगर यह महसूस होता है कि वाइंडिंग इंजन मैन का जो काम है बहुत ही थकाने वाला है, बहुत ही मेहनत वाला काम है, तो रीजनल इंस्पेक्टर अगर चाहे तो उसके वर्किंग आवर्स को घटा सकता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कभी भी 5 घंटे से कम नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, अब ये आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये आपका एक वाइंडिंग इंजन रूम है। ठीक है, जहां पर पूरा का पूरा इसका सेटअप बना रहता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये आपके इसके सिलेंडर्स वगैरह हैं। ठीक है, गियर्स वगैरह हैं, डेप्थ इंडिकेटर ये आपका लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन रेगुलेशन नंबर 79। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन क्या होता है, जब भी आप कोई नया वाइंडिंग सिस्टम, वाइंडिंग अरेंजमेंट सेटअप करते हैं या फिर किसी भी वाइंडिंग इंजन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करते हैं तो उसको नया इंस्टॉलेशन ही माना जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी नया वाइंडिंग सिस्टम रेज और लोअर करने के लिए वर्कर्स को सेटअप करने, वर्कर्स को रेज और लोअर करने के लिए नया वाइंडिंग सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो उस केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर, इन तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इस इंस्टॉलेशन के कम से कम 30 दिन पहले इंफॉर्म कर दें, एक नोटिस जारी कर दें। ठीक है, if a winding engine is shifted from one site to another within the same mine or from one mine to another, then it will be considered as new winding installation। अब अगर माइंस के, एक ही माइंस के अंदर आप बस उस जगह शिफ्ट कर रहे हो, माइन सेम है, या फिर एक माइंस से दूसरे माइंस में वाइंडिंग इंजन को क्या कर रहे हो आप इंस्टॉल
शिफ्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या बोल रहा है कि ये एक नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अल्टरेशन और चेंजेस इन द इंस्टॉलेशन कैन बी मेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर ओनली। अगर आपका इंस्टॉलेशन में किसी प्रकार के बदलाव करने होंगे तो वो चीफ इंस्पेक्टर कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे, जो कि आपका मेन रेगुलेशन में बोल देता है। क्या क्या बोल देता है मैंने आपको बता दिया है कि वाइंडिंग इंजन मैन का अगर अपॉइंटमेंट करना और उसकी ड्यूटीज की बात करें तो क्या क्या बोल रहा है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होल्डर को, अगर 75 एचपी से अधिक का वाइंडिंग इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन है, या फिर अगर स्टीम की वाइंडिंग इंजन या फिर कंप्रेस्ड एयर वाले वाइंडिंग इंजन की बात करें तो 30 सेंटीमीटर से अधिक डाया वाला वाइंडिंग इंजन है। अगर इससे कम का है तो सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाले को भी आप एज अ वाइंडिंग इंजन मैन अपॉइंट कर सकते हैं। अगर 33 एचपी और 18 सेंटीमीटर से कम का है तो उस केस में आपका बिना सर्टिफिकेट वाले को भी एज अ वाइंडिंग इंजन मैन आप अपॉइंट कर सकते हैं, ये रेगुलेशन वहां पे अप्लाई नहीं होता है। दूसरा, अगर बोलता है कि अगर थकाने वाला काम है तो रीजनल इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि उसके वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन 5 घंटे से फिर भी कम नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी के हालत में। इमरजेंसी के केस में कॉम्पिटेंट पर्सन जो है तो अगर चाहे तो ऑपरेट कर सकता है वाइंडिंग इंजन को, अदरवाइज किसी को भी परमिशन नहीं वाइंडिंग इंजन मैन के अलावा कि वाइंडिंग इंजन को ऑपरेट कर सके। ठीक है, इसी तरीके से न्यू इंस्टॉलेशन में, वाइंडिंग इंस्टॉलेशन में भी यही बोलता है कि कम से कम 30 दिन पहले आपको बता देना है रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को कि हम नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। अगर एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट भी करते हैं वाइंडिंग इंजन को तो उसे नया इंस्टॉलेशन ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार का बदलाव करना है तो चीफ इंस्पेक्टर से बात करके आप बदलाव कर सकते हैं। वहीं पे रेगुलेशन नंबर 80 ये किस चीज की बात करता है कि भाई वाइंडिंग इक्विपमेंट्स जो आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए एक अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इवन की जो वाइंडिंग के इक्विपमेंट्स है वो भी आपके अच्छे खासे मजबूत होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बोलता है कि जो भी वाइंडिंग इंजन आप इंस्टॉल करोगे वो कैसे इंस्टॉल करना है। एक रिजिड फाउंडेशन, मतलब कि एक ऐसा उसका बेस होना चाहिए कि वो मजबूत हो, जब वाइंडिंग इंजन चले तो इधर उधर मूव ना करे, वो अपनी जगह पे सेटअप रहे। ठीक है, तो वाइंडिंग चीफ इंस्पेक्टर क्या करता है, इसका एक स्पेसिफिकेशन देता है कि वाइंडिंग इंजन आपका कैसे इस्तेमाल होगा। द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, अब आपका बोलता है जो वाइंडिंग रोप आप यूज कर रहे हो तो उसका एक्सट्रीम पोजीशन जो है तो 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि फ्लीट एंगल कभी भी ड्रम वाइंडिंग इंजन के केस में 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ड्रम्स का डाया की अगर मैं बात करूं, या द डाया ऑफ द ड्रम्स और शीव्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन and of the pulleys and sheaves used in connection with the winding shall not be less than 80 times the dia of the, ठीक है। अब वाइंडिंग में जितने भी आप ड्रम्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो शीव्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो पुली का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें क्या बोलता है कि इनका डाया कभी भी रोप के डाया से 80 गुना से कम नहीं होना चाहिए। अगर इस रेगुलेशन के आने के पहले के वाइंडिंग इंस्टॉलेशन हैं, लेकिन इस रेगुलेशन के आने के बाद के जितने भी वाइंडिंग इंस्टॉलेशन हैं उसमें क्या बोलता है कि 100 गुना से कम तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो चीफ इंस्पेक्टर से बात करिए। ठीक है, अब आपका बोलता है कि आपके ग्रूव्स जो है, शीव और पुली में जो ग्रूव आपके बने हुए, जो खांचे बने हुए हैं, वो इस तरीके से होने चाहिए कि रोप को सूट करें। ये नहीं कि रोप बहुत टाइट जा रहा है या रोप बहुत ढीला जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था 1/3 पोर्शन रोप का कनेक्टेड होना चाहिए एटलीस्ट, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, एक चीज और, जितने भी पुली और शीव्स का आप इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा वर्टिकली रोटेट होना चाहिए। कोई भी पुली और शीव ऐसे रोटेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए अगर ये पुली है, अगर ये पुली है तो ये ऐसे ही घूमे। ठीक है, ऐसे ही घूमना चाहिए, ऐसे ही घूमना चाहिए, ऐसा नहीं घूमना चाहिए, ऐसा नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा नहीं घूमना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, ये सिर्फ फॉलेज के केस में होता है। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेशन नंबर 81, स्पेयर रूप टू बी केप्ट इन स्टोर। आपका बोलता है कि जहां पर भी शाफ्ट और विंज का इस्तेमाल किया जाता है वर्कर्स को रेज और लोवर करने के लिए, तो कम से कम एक स्पेयर में वाइंडिंग रोप आपके पास हर वक्त रिजर्व में होना चाहिए।
ठीक है, उसको रिजर्व में हमेशा रखे रहिए ताकि कभी भी कोई भी दिक्कत हो या जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। रेगुलेशन नंबर 82 में क्या बोलता है, वाइंडिंग इंजन की फिटिंग्स के बारे में बात करता है, उसके पार्ट्स के बारे में बात करता है ये बेसिकली। ठीक है, तो हमने वाइंडिंग इंजन का देखिए सबसे पहले क्या देखा, बड़ा ही आसान है याद रखना, रेगुलेशन नंबर 78 से स्टार्ट किया कि वाइंडिंग इंजन को ऑपरेट करने वाला वाइंडिंग इंजन मैन। उसके बाद रेगुलेशन नंबर 79 आपका क्या था, वाइंडिंग का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ठीक है, किसको रिपोर्ट करनी है अगर वाइंडिंग इंजन का इंस्टॉलेशन माइंस में करवाते हैं। इसके बाद आपका कौन सा था यार, रेगुलेशन नंबर 80 में आपको क्या बोला गया कि भाई वाइंडिंग के इक्विपमेंट जो भी आप यूज करोगे या फिर आपका जितना भी पुली वगैरह होगा, शीव होगा, या जो फाउंडेशन आप बनाते हो वो किस प्रकार का होना चाहिए। 81 में वहीं पे आ गया कि स्पेयर में एक रोप रख लीजिए। 82 में आ गया कि भाई आपके जो वाइंडिंग इंजन के फिटिंग्स है, जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में बात करता है। तो आपका बोलता है कि फ्लेंचेस शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द ड्रम, जो भी वाइंडिंग इंजन आप यूज कर रहे हो उसमें फ्लेंच प्रोवाइड कराना है। फ्लेंच जैसा कि मैंने बताया था कि वाइंडिंग इंजन जो भी आपका होता है, ठीक है, उसके दोनों साइड में फ्लेंच प्रोवाइडेड रहते हैं, ठीक है, अलग से उठा हुआ पोर्शन रहता है जो कि उसके रोप को स्लिप होने से रोकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज दैट यहाँ पे ये देखिए, ये एक समझ लीजिए ड्रम है, ठीक है, वाइंडिंग इंजन ड्रम है। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से जब मैं रोप को खींचता हूं तो ये रोप इधर भी फिसल सकती है और फिसल के इधर भी आ सकती है। तो इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि ये फिसले ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों साइड में थोड़ा सा कुछ पोर्शन ऐसे उठा दूंगा, ठीक है, ऐसे उठा दूंगा। अब क्या ये दोनों साइड से मूव करेगा, अब देखिए, अब इसमें से अब ना ये इधर स्लिप होके जाएगा, रोप रोप ना इधर स्लिप होके जाएगा और ना इधर स्लिप होके जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फ्लेंचेस में अटक जा रहा है। तो फ्लेंचेस का काम क्या होता है कि रोप को स्लिप होने से रोकने का काम फ्लेंचेस का किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि फ्लेंचेस को प्रोवाइड कराना है ताकि आपका स्लिपिंग या फिर रोप की कोइलिंग को, अनइवन कोइलिंग को रिमूव प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, फ्रिक्शन वाइंडर के अलावा, ठीक है, फ्रिक्शन वाइंडिंग के अलावा रोप का जो एंड है वो इस तरीके से सिक्योरली फिक्स्ड होना चाहिए कि रोप इज नॉट बी यूजुअली स्ट्रेन्ड, रोप में किसी प्रकार का तनाव जनरेट ना हो। देयर शैल बी एटलीस्ट 2 tons ऑफ रोप ऑन द ड्रम व्हेन द केज और अदर मींस ऑफ कन्वेंस इज एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट और एट द लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट ऑफ द शाफ्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अब जस्ट सपोज दैट, एक डायग्राम से समझाएं। अब आपका केज लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट में है शाफ्ट के। अब आपके ड्रम में जो रस्सी लपेटी थी वो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी रस्सी खुल गई है। ठीक है, जो आपके ड्रम में रस्सी लपेटी हुई थी वो पूरी तरह से खुल गई है। तो बोलता है कि जब आपका लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पर क्या हो, आपका शाफ्ट हो, तो कम से कम उस ड्रम में 2 टन्स होने चाहिए। 2 टन्स इन द सेंस, जस्ट सपोज दैट कि मैं इसका अगर एग्जांपल लूं, इस रिबन का, ये इसमें लपेटा हुआ है, ठीक है, ये इसमें लपेटा हुआ है। अब ये ऐसे खोल लूं, ठीक है, अब इस पॉइंट को देखिएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये वाला पॉइंट, इसमें अगर मैं ऐसे लपेटना स्टार्ट करूं, यहां से इस पॉइंट से लपेटना स्टार्ट करूं, ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा और वापस इस पॉइंट तक आ गया, ये एक टर्न हुआ। ठीक है,
फिर ऐसे दोबारा से लपेटूं और दोबारा से उस पॉइंट पर आ गया तो 2 टर्न। तो इस तरीके से जो रस्सी लपेटी हुई रहती है तो कम से कम 2 टर्न्स, कम से कम 2 टर्न, 2 टर्न, ठीक है। जब आपका लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पर आपका ये केज होता है तो वहां पर आपके ड्रम में कम से कम 2 टर्न होने चाहिए स्पेयर में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि इतनी लंबी रोप आपको इस्तेमाल करनी ही करनी है। ठीक है। At least 2 turns of the rope on the drum when the cage or the other means of conveyance is the lowest working point in the shaft. ठीक है। ड्रम और ड्रम शाफ्ट shall be provided with one or more brakes. ठीक है। अब ड्रम हो चाहे ड्रम शाफ्ट हो, ठीक है, हर एक में आपका मतलब ड्रम का शाफ्ट, मतलब ड्रम का शाफ्ट इन द सेंस होता है कि आपका जैसे कि ये ड्रम हो गया, ठीक है। अब इस ड्रम में मैंने क्या किया, बीच में एक शाफ्ट तो होगा जो कि शाफ्ट क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, जिसके कारण आपका ड्रम घूम रहा होगा। तो ड्रम का जो शाफ्ट होता है या तो उसमें आप ब्रेक प्रोवाइड करा दो या तो ड्रम में आप ब्रेक प्रोवाइड करा दो। क्लियर है? ठीक है। ड्रम के शाफ्ट में या तो ब्रेक प्रोवाइड करा दो या तो ड्रम में प्रोवाइड करा दो, ठीक है। अब वो ब्रेक्स कितने हो सकते हैं, एक या उससे अधिक ब्रेक्स दे सकते हो, क्योंकि भाई एक ब्रेक अगर फेल हुआ तो दूसरा तो काम करेगा। आपकी गाड़ियों में भी तो 2 ब्रेक होते हैं, है ना। 2 ब्रेक, एक आपका जो ब्रेक होता है क्या होता है कि भाई आपका बैक ब्रेक होता है, एक फ्रंट ब्रेक होता है, ज्यादातर आप बैक ब्रेक यूज करते हो, लेकिन अगर बाय मिस्टेक वो भी काम करना बंद किया तो फ्रंट ब्रेक का आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर दोनों काम करना बंद किया तो क्या यूज करोगे, दोनों ही ब्रेक फेल हो गए तो गियर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। गियर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर क्लच को रिलीज कर दिया, क्लच को आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो मतलब कि क्लच को एंगेज कर दिया, क्लच को एंगेज किया। जब आप क्लच नहीं लेते हो, क्लच को छोड़ देते हो, तो क्लच क्या होता है, जाके आपके गियर में एंगेज हो जाता है। एंगेज हो जाता है तो वो आपके गियर्स को घूमने से रोकता है, उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही मूव करने देगा, ठीक है। वो उसको फ्रीली मूव करने से रोकता है, ठीक। तो आपका इसीलिए बोलता है कि आपको 2 से या एक या उससे अधिक आपको ब्रेक्स प्रोवाइड कराने हैं। अब वो ब्रेक्स ऐसे होने चाहिए कि 2 केजेस को इधर डायरेक्शन में होल्ड करके रख सके। हवा में अगर होल्ड करके रखना है तो हवा में होल्ड करके रख सके, इतना मजबूत ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंगल केज यूज कर रहे हैं तो इस तरीके का ब्रेक होना चाहिए कि लोडेड केज को हवा में वो क्या कर सके, होल्ड करके रख सके, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए स्लिप हो जाए, समझ रहे हो वो चीज ना, ये सब चीजें ना इमेजिन करना पड़ता है। इमेजिन इन द सेंस सुनने बस से काम नहीं चलेगा, फील करो, ठीक है। अब फील कैसे करोगे, जैसे कि ये जो चीज बोल रहा है, ठीक है, ये आपका जस्ट सपोज दैट ये आपका वाइंडिंग ड्रम है, ठीक है। अब इसमें से ये रस्सी निकली है, रस्सी निकली है और इस पे मैंने लोड डाला हुआ है, ठीक है। जस्ट सपोज दैट यहाँ केज, ये जो मेरा हाथ है ये केज है, ये इस पे लोड डाल रहा है, ठीक है। देखिए यार गायत्री जी, ये माइन सर्वेयर का ऑलरेडी देखिए कंप्लीट है, और इसके लिए मैंने मुजफ्फर सर को बोला था और उन्होंने जितना उन्हें डाटा मिला है वो उन्होंने वहां पर कंप्लीट करवा दिया है अपनी तरफ से। इवन कि ऐसे भी डाटा थे जो कहीं किसी किताब में था ही नहीं, मुझसे भी बार बार वो डाटा मांग रहे थे वो, बट नहीं मिला। मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये है कि भाई हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है। आपको जितना भी डाटा मिला है ना, फोटोग्रामेट्री वगैरह जो भी 3 तूफान मिला है, डायलर्स, कंपास, पता नहीं क्या क्या तो है आप लोगों के सिलेबस में, मुझे भी आइडिया नहीं है, मैंने नहीं देखा है। तो जितना भी डाटा था ना पूरा का पूरा उनके द्वारा रिमेनिंग डाटा करवाया गया था। प्रिया मैम ने जो डाटा करवाया था वो अलग था,
ठीक है, वो बेसिक सर्वेइंग था, है ना। लेकिन जो माइनिंग से रिलेटेड सर्वेइंग था, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मैंने मुजफ्फर सर को बोला था, और मुजफ्फर सर ने कंप्लीट करवाया भी है। आप चाहे जाके क्लासेस देख लो उनकी, वहां पे उनकी लाइव क्लासेस हैं, उन्होंने करवाया है। अगर नहीं करवाया हो तो आप बता दीजिए मुझे। माइनिंग वाला पर्टिकुलर जो सर्वेइंग था, जो कि प्रिया मैम नहीं पढ़ा पाती हैं, वो चीज मुजफ्फर सर ने कंप्लीट कराया वहां पे। हाँ, उसके लिए आप बोल सकते हो। अगर सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ है तो फैकल्टीज के मैंने कॉन्टैक्ट्स आपको इसीलिए तो दिए जाते हैं कि फैकल्टीज आपको रिस्पॉन्स करें। नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे बताइए। हाँ, बाकी मुझे जहां तक समझ में आता है कि जो ये वाला नंबर है, ऑफिस वाला नंबर है, इसमें 9238620638, इस नंबर पे लगभग लगभग सभी को रिप्लाई चला जाता है डेली डेली। मैं भी अगर रिप्लाई नहीं देता हूं ना, तो इस नंबर पे तो लगभग लगभग सभी को डेली रिप्लाई चला जाता है। भले 150-200 मैसेज आते हैं, बट लगभग लगभग सभी को रिप्लाई जाता है पर डे। ऑटो कैड का नहीं होगा ना यार, इसीलिए तो नहीं करवाया है। मुजफ्फर सर से बात किए हैं आप? एक बार मुजफ्फर सर से बात करिए, ग्रुप में नंबर है उनका। अगर होगा डाटा तो वो दे देंगे, है ना। आप भी जान रहे हो वो चीज ना, देखिए जानते तो आप भी हो कि डाटा मिलता है नहीं। जो बेसिक एकदम डेप्थ इन डेप्थ है माइनिंग का, जो सिलेबस उसने दिया हुआ है, उसका डाटा मिलता नहीं है जल्दी से, वो ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, अगर होता तो देखिए पढ़ाने में किसी भी फैकल्टी को दिक्कत नहीं है। मुजफ्फर सर भी अपने आप में एक बड़ी हस्ती है भाई, एनआईटी से पढ़े हुए हैं, है ना। उनसे तो मैं कोई भी किताब पूछ लूं, मतलब मुझे भी उतने टॉपिक्स नहीं पता जितना उनको पता है कि कौन सी किताब में कौन सा डाटा मिलता है। लेकिन जब उनको ही नहीं पता हो रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि चीज अवेलेबल नहीं है आसान तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज अवेलेबल नहीं है तो उसको अब कोई या तो बुक लेके या तो अपनी थीसिस सबमिट करे, क्योंकि थीसिस भी कोई देता नहीं है ना भाई। जितने भी ये स्टडीज होती हैं ऑटो कैड वगैरह ना, ये सब नई टेक्नोलॉजी है, और इनके ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं, रिसर्च चल रही है। जब तक रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती पूरी तरह से, ठीक है, तो वो चीज मार्केट में जल्दी से अवेलेबल भी नहीं होता है। जब अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर सामने वाला पढ़ाएगा कैसे। फॉरमैन के लिए तो आप, मैं तो सीधे बोलूंगा, डीजे देशमुख उठाइए, शुरू हो जाइए। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स, मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लीजिए, और लेजिस्लेशन पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, और लेजिस्लेशन पे फोकस कर लीजिएगा। इतना मन तो डीजीएमएस भी नहीं लगाता है सॉल्व कराने में, फॉरमैन का क्वेश्चन पेपर बनाने में। तो मेरा सजेशन यही है, लेजिस्लेशन थोड़ा पढ़ लीजिए, और मेन फोकस रखिए ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पे, मेन है वो। माइनिंग में फोरमैन, ब्लास्टर, तीन के क्वेश्चन पेपर मैंने जो सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर, उनमें तो यही है कि सीधे सीधे ब्लास्टर का मतलब वो ब्लास्टिंग से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन देते हैं वो लोग। इवन और ज्यादातर कुछ क्वेश्चंस वहां से भी उठा के देते हैं। एक तो सर्कुलर से, वो लिमिटेड है, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं ईएमटी से, डीजे देशमुख से, वहां से आप ले लीजिए। ठीक है,
अब नोट्स वगैरह भी देखिए, चीजें ऐसी हैं कि लंबी बहुत है, 5 दिन हफ्ता भर बचा है पेपर होने में, अब आप नोट्स देखने चलोगे तो हो चुका फिर। अब क्वेश्चंस लगाने का समय है। क्वेश्चंस उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए सीधे और शुरू हो जाइए। आप लोग साल भर, मैं इतना YouTube पे वीडियो डालता हूं, साल भर जनवरी से स्टार्ट कर देता हूं कोर्स, उसके पहले कोई कोई किसी का रेस्पॉन्स ही नहीं रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है। जब एग्जाम का टाइम आता है सब एक्टिव होते हैं आप लोग। पता है मुझे कि थोड़ा हार्श हूं, ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन ठीक है, ये ट्रुथ है कि अगर यही चीज आप पहले से करें, तैयारी करें, तो क्या दिक्कत है इसमें। मैं जानता हूं जॉब के साथ दिक्कत होती है, इसीलिए तो मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि भाई जनवरी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ना, क्यों आप एंड मोमेंट का वेट करते हैं। और बाकियों को भी इसके लिए मोटिवेट करिए, तब तो एक माहौल क्रिएट होगा। ये बताइए क्यों आखिर आप लोग जो फील्ड वाले हैं, जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं या जो सुनेंगे आगे चल के, मैं सभी से एक सवाल ये पूछता हूँ। आप लोग जो बोलते हैं एक माहौल नहीं क्रिएट होता है, फील्ड में रहते हैं, नहीं बन पाता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि जो टैलेंटेड पर्सन है, मैंने भी देखा है, मैं भी फील्ड में रहा हूं, वहां भी देखा मैंने, जो टैलेंटेड एक व्यक्ति होता है, जो मतलब एक जो मेट ब्लास्टर की तैयारी कर रहा होता है, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एकदम फुल मन लगा के पढ़ने का कोशिश करते हैं, आपसे कुछ भी आया हुआ सवाल पूछते रहते हैं, है ना। तो हम उनको जवाब देते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके जो कलीग्स हैं, ठीक है, उसको कभी मोटिवेट नहीं करते कि भाई तुम एग्जाम दो, तुम एग्जाम निकालो। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मैं जब तक माइंस में था, जिस बंदे का ना पढ़ने का भी मन नहीं करता था, मैं उसको तक को मोटिवेट कर देता था कि भाई साहब किताब उठा के पढ़ो, डीजीएमएस का एग्जाम क्रैक करो। जब वो एक बच्चा पढ़ने लगेगा, उसके साथ देखा सीखी दूसरा पढ़ने लगेगा, आपने इस तरीके से करके अपने माइंड्स में एक अगर माहौल ही क्रिएट कर दो, धीरे धीरे ये एक जो ट्रेंड है पढ़ने का, ये अगर आप स्टैब्लिश कर देते हो ना, तो आप मान के चलिए कि आपको ऐसा माहौल अब फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि यार चलो, अब ये एक एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है कि हर कोई काम तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा है। आपको दूसरों को मोटिवेट करना, मैं तो जान रहा हूं आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, आपको दूसरों को करना पड़ेगा, तब तो एक माहौल क्रिएट होगा पढ़ाई का। कॉलेज में बच्चे गेट की तैयारी करते हैं, वो क्यों इतना ज्यादा मतलब टैलेंटेड होते हैं, क्यों इतना ज्यादा वो अपने चीजें, उनका डाटा भी अवेलेबल हो जाता है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है उनके पास, सब कुछ उनके पास रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो एक माहौल है कॉलेज का, वहां पे हर बच्चा सिर्फ पढ़ने आया है, और आप लोग तो उनसे भी नेक्स्ट लेवल हो, क्योंकि आपके पास तो फील्ड एक्सपीरियंस है, आप उसको कोरिलेट कर पाते हो। वो बच्चा तो सोचिए माइनिंग के बारे में जो पढ़ता है ना, वो सिर्फ इमेजिन कर पाता है, वो सिर्फ सपने देख के ही पढ़ता है, उसने कभी माइनिंग देखी ही नहीं है, और आप तो वो चीज कर रहे हो, तो आपको तो और तेजी से वो चीज ग्रैस्प होनी चाहिए। लेकिन वही है कि शुरू से मेहनत करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आसपास का एनवायरमेंट ऐसा बनाएं कि सब लोग पढ़ें, सब लोग पढ़ें, कोशिश करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो मैं तो हर बच्चे को मोटिवेट करता हूं, हर किसी को मोटिवेट करता हूं, इवन कि ना ऐसे भी लड़के मिले मुझे फील्ड में, जिनको ना मतलब ही नहीं पढ़ाई लिखाई से, बस नशे में धुत रहते हैं, उनको तक को मोटिवेट करने की मैं कोशिश करता हूं। सोचिए, जबकि मुझे पता है कि वो नहीं करेगा, बट ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये चीज बताना, ताकि हो सकता है शायद बेचारा मोटिवेट होके कुछ जीवन में कर ही ले अच्छा, ठीक है। तो देखिए, एंड मौके पे मैं यही सजेशन दूंगा, मत परेशान होइए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस उठाइए और क्वेश्चंस लगाइए, उसके अलावा कुछ भी चीज पे मत फोकस करिए कि नोट्स उठा लूं, पढ़ लूं, नहीं। क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने चल दीजिए, ज्यादा बेटर है।
उस आंसर को ढूंढने के चक्कर में ना अच्छा खासा नॉलेज आपको। मैं आपको एक सच्चाई और बताता हूं, लास्ट ईयर मैंने फोरमैन का, माइनिंग मेट का, ब्लास्टर का 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया। जब वो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए, आधे से ज्यादा चीज तो मुझे ही नहीं पता थी, लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के चक्कर में पूरा का पूरा सर्कुलर खंगाल मारा, पूरा का पूरा ईएमटी खंगाल मारा, तब जाके पता चला कि हे भगवान, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको ढूंढने के चक्कर में, और उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा डाटा मिल गया फिर वहां पे। जैसे सर्कुलर में गया 200 डिटोनेटर्स वाला ढूंढना, पूरा का पूरा एक आ गया कि भाई ये प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस है, पूरा एक लाइन से आ गया। एक्सप्लोडर के बारे में मुझे मिल गया, है ना। तो ये चीज तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। कुछ दे रहे हो सर? हाँ सर। सर और सर, सर, अरे सुनते ही नहीं हो यार, कुछ दे रहे हो? कितना पहुंच गया? 4। सॉरी, फ्लो फ्लो में लगता है बहुत कुछ बोल गया, है ना। बट कोशिश करिए कि पूरा साल तैयारी करिए उस एक एग्जाम के लिए, जैसे गेट के बच्चे करते हैं ना। पेपर हुआ फरवरी में, मार्च में रेस्ट किए, अप्रैल से फिर रगड़ना चालू कर देते हैं, ताकि जनवरी में फिर फरवरी में पेपर दे सके फिर से। साल भर वो पैशन चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। 2 घंटा भी डेली दोगे ना आप, पर्याप्त है। क्लासेस उसी हिसाब से होती भी है यहाँ पे, पूरे साल क्लासेस चलती हैं। एंड मौके में रिवीजन क्लास, टाइम वेस्ट मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मुझे पता है वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, कहाँ थे यार? एक सेकंड, पानी पी लिया जाए। किसी को कुछ बोलना है? सब सन्न हो गए यार। सॉरी बट गलत हूं तो बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उम्र में आप लोगों से कम ही हूं मैं, बाकी आरपीएससी वालों के तो बराबर ही हूँ आप लोग। ठीक है ना। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो उम्र में ज्यादा हैं मुझसे, तो छोटा मुंह बड़ी बात है। चलो आते हैं। एटलीस्ट वन ब्रेक शैल बी सो डिजाइंड दैट इट रिमेन्स एट द ओन पोजीशन एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटेड। कम से कम एक ब्रेक तो आपका ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, कितने भी ब्रेक लगा लो ना, लेकिन मान लो गलती से ब्रेक फेल हो गए, तो फिर तो भाई साहब बहुत लोगों की जान चली जाएगी और वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि आपका एक ब्रेक तो ऐसा डिजाइन करके रखो जो हर वक्त ऑन पोजीशन पे रहे, हर वक्त ऑन पोजीशन पे रहे। मतलब कि जैसे कुछ भी गड़बड़ हुई, खट से अप्लाई हो गया, कुछ गड़बड़ हुई, खट से अप्लाई हो गया। तो इस टाइप का आपका ब्रेक का अरेंजमेंट आप ऐसे ब्रेक रख लो जो हर वक्त ऑन पोजीशन पे हो। हाँ, एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटेड का मतलब क्या हो गया कि जब आप ऑपरेट नहीं कर रहे होते हो तब वो ऑन पोजीशन पे हो, लेकिन जब आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, उसको ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हो, तो फिर उस केस में तो नहीं होगा ना। ठीक है,
तो एक ब्रेक तो कम ऐसा होना, कम से कम एक होना चाहिए जो हर वक्त ऑन पोजीशन पे हो। व्हेन ब्रेक और ब्रेक्स आर पावर ऑपरेटेड, अब आपका ब्रेक जब कैसा होता है, पावर ऑपरेटेड है, या सारे के सारे ब्रेक्स पावर ऑपरेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर से चल रहे हैं, तो उसमें केस में बोलता है कि एक ब्रेक ऐसा होना चाहिए जो कि आपका पावर सप्लाई जैसे ही फेल हो, जैसे ही पावर सप्लाई फेल हो तुरंत ही अप्लाई हो जाए, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में चलते हो, एकाएक लाइट चली गई तो क्या हो जाता है, लिफ्ट तुरंत ही वहीं पे रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि लिफ्ट धड़धड़ा के नीचे गिर गई, नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक ब्रेक ऐसा है जो कि लाइट जाने पर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे ही पावर फेलियर हुआ तुरंत वो ब्रेक एक्टिव हो जाता है और तुरंत ही आपके लिफ्ट को वहीं पर रोक देता है। तो सेम अरेंजमेंट आपको भी करना पड़ेगा। वाइंडिंग इंजन वर्कड विद स्टीम और कंप्रेस्ड एयर। अब ऐसा वाइंडिंग इंजन जो कि किससे चल रहा है, स्टीम और कंप्रेस्ड एयर से चल रहा है। ये सबसे खतरनाक चीज है भाई साहब। इलेक्ट्रिकल वाला तो ठीक है, तार लाए लगा दिए, इंजन घूमना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टीम और कंप्रेस्ड इंजन की, तो पूरा का पूरा एक बड़ा सेटअप होता है और खतरनाक भी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वहां पे इतने मजबूत सिलेंडर्स रखे होते हैं जिनके अंदर हाईली कंप्रेस्ड एयर भरी होती है, स्टीम भरी होती है, कि वो कभी भी फूट सकते हैं, खतरा बना रहता है। उससे बचने के लिए आपका बोलता है कि उसमें स्क्रू स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल नहीं करना है एज अ कंट्रोल वाल्व ऑफ द इंजन। इंजन को कंट्रोल करने के लिए स्क्रू स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल ना करें। स्क्रू स्टॉप वाल्व क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने यूज किया है उसका, स्क्रू स्टॉप वाल्व का। किसी ने वो देखा है, पंप, टुल्लू पंप, है ना, या फिर कोई भी पंप आपने देखा होगा जो खेतों में यूज किया जाता है। 5 HP का पंप रहता है, छोटा सा, डीजल से चलता है ना। उसको ऐसे घुमाओ, घड़ 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 तो चालू हो जाता है। तो वो पंप में कभी कभार क्या होता है, एयर ले लेता है। जब वो एयर ले लेता है तो उस केस में क्या हुआ, जब वो एयर ले लेता है तो उस केस में क्या करते हो आप, एक छोटा सा स्क्रू होता है, उसको धीरे 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 ढीला करते हो और उसमें पानी भरते हो। जब आप उसमें पानी भरते हो तो हवा जो रहती है वो वहीं से स्क्रू से बाहर निकलने लगती है। वो जो स्क्रू आप घुमा रहे हो ना, वो है स्क्रू स्टॉप वाल्व, वही है स्क्रू स्टॉप वाल्व। ठीक है, तो उसको जो है तो आपको एज अ कंट्रोल वाल्व, मतलब उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है कि आप पूरे इंजन को कंट्रोल कर सको, इस टाइप के वाल्व का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एवरी इंजन शैल बी इक्विप्ड विद अ डेप्थ इंडिकेटर। अब जितने भी इंजन आप लगाओगे उसमें डेप्थ इंडिकेटर लगा होना चाहिए, जो कि आपको लगातार केज की पोजीशन बताते रहे। ठीक है, वाइंडिंग इंजन में आपको क्या लगाना है, अब देखो क्या क्या लगा दिए। सबसे पहले हमने क्या लगाया, फ्लेंज लगाया। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाया, फ्लेंज लगाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि बोला कि भाई जब लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट पे हो तो रस्सी होनी चाहिए, रोप अच्छी खासी लेंथ होनी चाहिए, 2 टन बचना चाहिए। फ्लेंच हो गया, रोप हो गया। फिर आखिरी में हमने ब्रेक प्रोवाइड कराए। ब्रेक में भी आपका बहुत सारे ब्रेक्स आपको लगाने का बोल रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपका स्क्रू स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल नहीं करना, इसके बारे में बोला। फिर उसके बाद डेप्थ इंडिकेटर के बारे में बोला। फिर अब आ गया आपका किस चीज पे, ऑटोमेटिक डिवाइस पे। ठीक है, ऑटोमेटिक डिवाइस आपको एक ऐसा लगाना है कि जब आपका केज ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, और आपके जो रस्सी लपेटी हुई है, जो रस्सी मैंने बोला था ना 2 टन, 2 रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। तो एक रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन, शाफ्ट में जब इतना दूरी बचे, शाफ्ट में जब इतना दूरी बचे 2 रेवोल्यूशंस के बराबर, तो आपका घंटी बजना चाहिए, मतलब कि केज ऊपर